चलिए आज हम लोग त्रिभुज का क्या देखेंगे, प्रमेय कैसे सिद्ध करते हैं। क्योंकि थेल्स ने 2 नियम दिया था। कितना नियम दिया था? 2। थेल्स का कुछ नियम इस प्रकार था, पहले नियम समझ लेते हैं, उसके बाद इसको प्रूफ कर लेंगे। एक इनका कहना था कि यदि कोई त्रिभुज है, यदि कोई त्रिभुज है तो तीसरी भुजा के समांतर, तीसरी भुजा के समांतर, मतलब मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी सी, इन्होंने कहा था कि तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। अब देखिए तीसरी भुजा किसको मानेंगे, इसमें कहीं नंबरिंग दिया है कि 1 2 3, कोई कहेगा कि नहीं हम इसको मानेंगे 1, ये हो जाएगा 2, फिर इसको मानेंगे 3, तो इसको भी पलटी मार देगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको मानते हैं किसको नहीं। आप चाहिए तो इसको मान लीजिए, या तो इसको माने या इसको माने, किसी को भी मान लीजिए तीसरी भुजा। अब कह रहा है कि इसके समांतर खींची गई रेखा, समांतर का मतलब होता है वो समान अंतरों पर खींची गई रेखा। जैसे ये वाला पोर्शन हमारा है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या है, समांतर है। क्योंकि देखिए यहां से मेजर करेंगे तो अगर डी दूरी आ रहा है तो यहां से मेजर करने पर कितना दूरी आएगा, डी ही आएगा। इसे कहते हैं समानांतर, ठीक है। और ये कहीं भी आगे जाने के बाद एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, यह इसकी प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है इसका, समांतर रेखा का गुण होता है कि आप इसको कहीं भी खींच कर ले जाएंगे, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। कई बार आपने देखा होगा कुछ रेखाएं ऐसे होती हैं, कैसे हो जाएगी और एक ऐसे, हाँ ये समांतर है, नहीं है। क्योंकि आप देखिए कहीं पे इसको बढ़ा करके यहाँ गई, इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्रॉस हो गया ना, तो जैसे ही क्रॉस हो गया मतलब काट दिया, प्रतिच्छेद कर दिया दूसरे को, तो यह समांतर रेखा नहीं कहलाएगी। आपसे उसने कहा है कि तीसरी भुजा के समांतर, तो मान लेते हैं बीसी, क्योंकि बीसी हमारे एज में पड़ रहा है, तो हम यहां से देख लेंगे कि हमने बीसी के समांतर एक रेखा खींच दिया, ठीक है। इसका नाम डी दे दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए, आपके ऊपर है। तो उसके कहने का मतलब है कि किसी भी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा इन दोनों को समान अनुपात में बांटती है। दोनों क्या करती है, समान अनुपात में बांटती है। ये किसे दिया था, थेल्स ने, ठीक है। इनके कहने का मतलब था कि जब बीसी पैरेलल हो डी के, बीसी पैरेलल है डी के, तो ए डी बटा डी बी चाहे बी डी, ठीक है, डी बी बराबर होगा ए ई बटा में ई सी के। यह इनको सिद्ध करना था, ठीक। और यही चीज कैसे हमको प्राप्त होगा ये हम चेक करेंगे इसमें, इसको प्रूफ करके। उन्होंने 2 नियम दिए थे, हमने क्या बताया अभी आपको, ये 2 नियम दिए थे। एक ये नियम था अभी जो बताया हमने आपको कि समांतर खींची गई कोई रेखा है तो क्या करेगी, समान अनुपात में बांटेगी, दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। और इसी को उन्होंने उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया उन्होंने, इन्वर्स करके। उन्होंने कहा कि जब कोई रेखा त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं को, क्या करें हम, जब कोई रेखा त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, समान बांटती है, तो वह तीसरी रेखा के समांतर होती है। बस उन्होंने पलटा था इस चीज को, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि जहां पहला नियम था उन्होंने ये कहा, पहले नियम उन्होंने कहा कि अगर रेखा समांतर है तो अनुपात बराबर होगा, अगर रेखा समांतर है तो अनुपात बराबर। दूसरे नियम में उन्होंने कहा कि जब अनुपात बराबर है, अनुपात बराबर है, तो ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर। ये 2 चीजों को उन्होंने कहा था, ठीक। और इसी को हम मतलब सिद्ध करेंगे। उनका प्रमेय है 6.1 डिनोट किया गया है बुक में, और इसको 6.2 डिनोट किया गया है। तो चलिए इसी को चेक कर लेते हैं हम लोग, पहले से एकदम शुरू से अच्छे से देखते हैं। तो प्रमेय 6.1 कहता है किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर
खींची गई रेखा, खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो उनका अनुपात बराबर होता है, उनका अनुपात बराबर होता है। यह आपका प्रमेय कह रहा है, ठीक है, कि यदि किसी त्रिभुज, जैसे त्रिभुज हम बना लिए, जो हम लोग पहले बनाए थे उसी को बना दे रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज कैसा भी बना सकते हैं आप, इसमें आपसे कुछ नहीं कह रहा है कि कौन सा समबाहु, समकोण, समद्विबाहु, कुछ नहीं, ठीक है। ए, बी और सी। उसने कहा है कि किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर, हम इसके समांतर ही खींच दे रहे हैं, ठीक है, डी और ई। समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज कुछ ऐसा बना हुआ है ऐसे, ठीक है, तो अब इसको अगर हम करेंगे तो क्या ये वाला इसके बराबर तो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है अलग ना, तो इसके कहने का मतलब है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका त्रिभुज कितना लंबा है बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा है तो वह अन्य दो बिंदु जो सॉरी दो भुजाएं जो हैं उसको अगर अलग अलग बिंदु पर भी वो काट रहा है तो अभी उसका अनुपात क्या आएगा, बराबर ही आएगा। ये उसका कहना है, ठीक है। और इसी चीज को हमें सिद्ध करना है। करना कुछ नहीं है, आप एक काम करिए, डी से एक लंब डालिए, किस पे, ए पे, ए पर एक लंब डाल दीजिए और ई से डी पर एक लंब डाल दीजिए। यहां पे हो गया। वही काम आप यहां पे कीजिए, डी से सी को मिला दीजिए और बी से ई को मिला दीजिए, ठीक है। ये हम रचना में लिख लेंगे हम लोग। तो त्रिभुज हम सबसे पहले क्या बनाए थे, ए बी सी। डी क्या खींचे हम लोग, समांतर रेखा। डी क्या खींचे हैं, समांतर रेखा। उसके बाद हमने डी को एक बिंदु ले लिया तो डी हो गया, यहाँ पे एफ कर दें, एफ कर देना, ठीक है। उसके बाद जी, और तो कुछ है नहीं बिंदु जो छूटा हो, कोई बिंदु छूटा नहीं है। तो हमने इनको लंब डाल दिया और यहां से इसको हमने मिला दिया, ठीक है। हमें सिद्ध करना है, देखिए दिया है, जो पहले दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है, दिया है कि किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा का समांतर, मतलब बीसी और डी क्या है, समांतर है। बीसी और डी समांतर है, ठीक। रचना सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि आप बताइए कि ए डी बटा डी बी बराबर है ए ई बटा इसी के, ए बटा इसी के बराबर, ये आपको सिद्ध करना है। अब हम सबसे पहले लिख लेंगे रचना कि हमने किया क्या है, इस त्रिभुज में हमने क्या क्या किया है उसको हम लिख देंगे ताकि क्लियर है कॉन्सेप्ट, कुछ दिक्कत ना हो। लिखेंगे कि सर्वप्रथम त्रिभुज एबीसी बनाया, एबीसी बनाया जिसमें डीई बीसी के समांतर खींचा, डी बीसी के, थोड़ा सीधा से लिख रहे हैं ताकि अभी बहुत थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है। डी बीसी के समांतर खींचा, बिंदु डी से ए पर लंब डाला, ए पर लंब डाला,
और ई से बिंदु ई से एडी पर लंब डाला, एडी पर ऊपर वाली लिख दिया हमने, क्या लिखा हमने, सर्वप्रथम त्रिभुज एबीसी बनाया जिसमें डी जो है ना, डी बीसी के समांतर खींचा। देखिए ये होता है समांतर अनुसार, डी बीसी के समांतर खींचा, बिंदु डी से ए ई पर लंब खींचे ना हम, ठीक, और बिंदु ई से एडी पर लंब डाला, बिंदु डी को सी से मिलाया, बिंदु डी को सी से मिलाया। बहुत इजी लगेगा आपको मतलब प्रमेय हल करने में, बहुत से मतलब इधर नहीं करना है कुछ, किताब ज्यादा देखेंगे तो और गलती कर देंगे। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो बताएंगे हम, बस उसको ध्यान में रखे हो जाएगा प्रमेय हल। बिंदु डी को सी से मिलाया और बिंदु ई को बी से मिलाया, बिंदु ई को बी से मिलाया, ये हो गया हमारा, ठीक। अब करना कुछ नहीं, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक और का हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक और का हल कर लेते हैं। एक और का हल करने का मतलब ये है कि जैसे ये वाला हिस्सा है ना आपका, ये वाला पोर्शन, इसको पहले हम हल करने का प्रयास करते हैं, इस चीज को पहले हमें हल करना है, ठीक है। ठीक, बिंदु डी को सी से मिलाया और बिंदु ई को बी से मिलाया। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक बार में आप ये समझिए कि एक साइड का आपको सॉल्व कर देना है, एक साइड का सॉल्व कर देना है। और उसको हल करने से पहले एक चीज आप और समझ लीजिए, देखिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है। क्या लिखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां पर समझा दे रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। नब्बे डिग्री कोण होगा, और जब 90 डिग्री का कोण होगा तो वो समकोण त्रिभुज होगा। तो समझा क्या ना, समकोण त्रिभुज तो होता है जब एक को समकोण हो 90 डिग्री का हो तो क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। और समकोण मतलब 90 से कम हो तो विकर्ण त्रिभुज, और 90 से अधिक हो जाए तो देखिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र हो जाएगा, मतलब समकोण त्रिभुज। क्या है ये, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पे कुछ चीजें आपके फेवर में होंगी, लेकिन कुछ चीजें आपको यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा, वो वहीं पर हम बताएंगे। पहले इसको लिख लेता हूं, तो हम सबसे लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल, इसको शॉर्ट फॉर्म भी लिखा जाता है, उसको समझा दे रहे हैं हम। त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल 1/2 आधार, क्या आपको देखना आधार। अब एक चीज समझिए कि हमने ए डी ई लिखा है, ए डी ई, आधार क्या हो जाएगा, एडी, आधार हो गया आपका एडी। ऊंचाई, जो लंब डाला गया रहता है बाबू उसी को ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, जो लंब डाले हैं उसी को क्या कहेंगे, तो लंब किसको डाले हैं, ईजी को ना, ईजी। समझा गया, हमने लिखा त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल, तो एडी आधार हो गया और जीई क्या हो गया, अब इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ एडी, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, एरिया ऑफ एडी 1/2 मल्टीप्लाई बाई एडी एंड ईजी, इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब इसी आधार पे एक और काम कर लेते हैं हम, यहां से डी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी डी ई का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2। अब आप बताएंगे, देखिए आधार तक को समझ में आ रहा है बीडी, क्योंकि एक ही साइड का हल कर रहे हैं, दिमाग में है ना कि पहले हमें इस लाइन को निपटा देना है। तो जब निपटाना है तो इधर ये आधार हो गया एडी, और यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा बाबू, ये आधार हो जाएगा बीडी, बीडी आधार हो गया। अब ऊंचाई क्या होगा, नहीं होगा, आप ये चीज नोटिस करेंगे
कि अब यह समकोण त्रिभुज नहीं है, अधिकोण त्रिभुज बन गया है। क्या बन गया है? देखिए बी डी ई, अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि ऐसे गया है और यहाँ से थोड़ा सा अलग हुआ है। अगर इधर हुआ होता 90 डिग्री, 90 से उधर घुमाया ना, क्या हो गया 100, मतलब 90 से ऊपर। तो अगर 90 से ऊपर हो गया, जैसे मान लीजिए कि कोई भी त्रिभुज है और वो कुछ इस प्रकार बन गया, ठीक, हाँ कुछ इस प्रकार बन गया, इसको ऐसे मिलेंगे ना, और उसको ऐसा उल्टा कर देंगे तो कुछ इस प्रकार का इसका हिस्सा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहां से इसको लंब डाल देते हैं, यहां से क्या डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं, ये आपका ऊंचाई हो जाता है त्रिभुज के बाहर का हिस्सा। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ बीडी है और एक लंब नहीं डाला गया है, ईजी डाला गया ना लंब, अधिक को है तो यहाँ से लंब डाले भाई ईजी हम, तो वही क्या हो जाएगा ईजी। और आपको अपने दिमाग में एक चीज बैठा के रखना है कि अगर यहाँ ईजी है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए ईजी, तभी तो कटेगा, एक जैसे होंगे तभी तो कटेंगे, ठीक है। इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ BEDE इक्वल टू 1/2 BD BD EG BD EG। इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दीजिए, समीकरण 1 भागा समीकरण 2। एरिया ऑफ ADE बटा में एरिया ऑफ BDE इक्वल टू 1/2 AD गुड़े जी, AD गुड़े EG बटा में 1/2 BD गुड़े EG। EG कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, कितना गया AD बटा, जहां 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया और EG से EG कैंसिल हो गया, क्या बचेगा AD बटा BD, AD बटा BD बचेगा। समीकरण नंबर 3। तो जैसे हमने इस साइड का हल कर लिया, उसी प्रकार क्या करेंगे, इधर का भी कर लेंगे, तो लिख देंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार में। अब देखिए इस साइड का ले लीजिए, तो लिखेंगे त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, AED का क्या फॉर्मूला बताया था अभी आपको, 1/2 आधार क्या है, आधार कितना हो जाएगा AE हो जाएगा, ठीक है। और ऊंचाई कितना लेंगे DF होगा, ठीक है। देखिए ये आधार अगर आपका है तो यहाँ पर लंब के रूप में कौन खड़ा है, DF खड़ा है ना, तो क्या हो जाएगा DF। तो इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AED इक्वल टू 1/2 AE मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 4। फिर तो यहाँ ले चुके हैं ना। अब देखिए नीचे वाले ले लीजिए, लिखेंगे त्रिभुज CED चाहे ECD जो भी लिखना है वो लिख दीजिए, CED का क्षेत्रफल, CED का क्षेत्रफल 1/2 आधार कितना होगा, देखिए यहां से यहां ले चुके हैं, अब क्या लेना है EC, तो EC हो गया। और ऊंचाई के रूप में क्या लेंगे, अभी आपको हमने बताया कि इधर अगर अधिक कोण हो रहा है तो इधर लंब जा रहा था, और अगर इधर अधिक कोण होगा तो यह लंब होगा ना, तो DF। ये आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि अगर यहाँ DF है तो यहाँ भी क्या आएगा DF ही आएगा। इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल CED बराबर हो जाएगा 1/2 EC गुणे DF। तो समीकरण 4 में समीकरण 5 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, समीकरण 4 भाग समीकरण 5। लिखेंगे एरिया ऑफ AD लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया ऑफ AD बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल CE बराबर 1/2 गुणे AE गुणे DF बटा में 1/2 गुणे EC गुणे DF। कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा AE बटा EC बचा। देखिए AD बटा DB और AE बटा EC ये लेकर आना था, थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा क्या है गलत नहीं है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है त्रिभुज CED और यहाँ पे लिखा है त्रिभुज BD,
दोनों एक है? नहीं है। ऊपर वाला तो मानी सेम है, नीचे वाला। तो आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि यह जो क्षेत्रफल है इस वाले क्षेत्रफल के बराबर है। अब किसकी बात कर रहा है वो देखिए, एरिया ऑफ बीडीई। बीडीई मतलब ये वाला हिस्सा की बात कर रहा है वो, ठीक है, इस वाले हिस्सा की बात कर रहा है, बीडीई की बात कर रहा है। यह किसकी बात कर रहा है? सीईडी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सीईडी। ये देखिए, ये सीईडी की बात कर रहा है। आप अगर एक चीज नोटिस करेंगे तो ये जो दोनों त्रिभुज है वो एक ही आधार पर बने हैं। यह वाला त्रिभुज इसी आधार पे है और यह वाला त्रिभुज भी किस पे है? इसी आधार पे है। तो एक प्रमेय है कि एक ही आधार पर बने हुए त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। क्या होता है? बराबर होते हैं। इसको लिख देंगे कि चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी के। कैसे बराबर होगा? तो लिख देंगे एक ही आधार पर, एक ही आधार, आधार कौन सा है? डी है ना। एक ही आधार डी पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। देखिए कैसे, अब एक चीज यहाँ पे जैसे मान आधार हो गया हमारा ये, ठीक है, इस पे त्रिभुज एक बन गया ऐसे, ठीक, या ऐसे बन जाए या ऐसे बना लो, मतलब जैसे मर्जी बना लो, इन सबका क्षेत्रफल क्या होगा? एक ही बराबर होगा। क्योंकि जब एक ही आधार पर अगर त्रिभुज बना है, चाहे कैसा भी बना हो, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा बाबू। तो एक ही आधार पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो अब लिख देंगे समीकरण 3 और समीकरण, ये 6 हो जाएगा ना, 6 से। तो समीकरण 3 और समीकरण 6 से, समीकरण 3 और समीकरण 6 से, 4 लिख दिए, 6 से। समीकरण 3 क्या कह रहा है? देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, ट्रायंगल ए डी ई बटा में एरिया ऑफ, इसको लिख सकते हैं ना, ट्रायंगल बी डी ई। अब इन्हीं के बराबर आया था, एक में बराबर आया एडी बटा बी डी, एडी बटा, और यहां पे कितना आ गया है? ए बटा ई सी, ए बटा ई सी। तो जब ये दोनों के लिए बराबर थे, दोनों भी आपस में बराबर होंगे ना, तो इसको लिख देंगे एडी बटा बी डी बराबर ए बटा ए सी। इति सिद्धम। ये हो गया ना प्रूफ आपका, ये लेके आना था हमको, ये क्या हो गया? इति सिद्धम। आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए इसको। प्रमेय था कि किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर खींची गई कोई रेखा है और वो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भी अगर काटती है तो उसके अनुपात आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और इसी को हमें सिद्ध करना था। तो हमने लिख दिया कि भाई दिया है कि बीसी जो है डी के पैरेलल है। ये बीसी और डी क्या है? आपस में पैरेलल, समांतर है। सिद्ध करना था कि इनका अनुपात आपस में बराबर आता है कि नहीं। हमने देखा, रचना हमने कर दिया है। कुछ लोग उपपत्ति भी लिखते हैं इसको, उपपत्ति। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? रचना लिख दिया हमने। हमने लिख दिया भाई सर्वप्रथम ट्रायंगल एबीसी बनाया है जिसमें डी जो है बीसी के समांतर खींचा है हमने। बिंदु डी से ए पर लंब डाला है, फिर बिंदु ई से एडी पर लंब डाला है, उसमें दिखाया ना हमने सब। बिंदु डी को सी से और बिंदु ई को बी से मिला दिया। उसके बाद आपको हमने बताया कि जो भी आपका यहाँ त्रिभुज बनेगा वो कौन सा बनेगा? समकोण त्रिभुज। और उसका फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। देख लीजिए यहाँ फार्मूला लिखा है ना, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। उसी आधार पे हमने एडी का निकाल लिया कि भाई एडी आधार हो गया और ईजी क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। और फिर बीडी में बीडी आधार हो गया और ईजी ऊंचाई। आपके दिमाग में चीज होना चाहिए कि हमें केवल एडी और बीडी से ही मतलब है, बाकी सबसे कुछ लेना देना नहीं, उसको हमें कटाना ही है, ठीक है। उसी हिसाब पे हमने इसको सॉल्व किया है। और ये आपका यहाँ पे एडी बटा बीडी और इक्वल टू ए बटा ई सी आ गया। इसको देख लीजिए, और अगर कुछ भी नहीं आता है तो फिर से पूछ सकते हैं आप। देखिए अगला एक प्रमेय कह रहा है
कि अगर कोई त्रिभुज है और कोई एक ऐसी हम रेखा खींच रहे हैं, कोई एक ऐसी रेखा खींच रहे हैं जो इन दोनों को एक ही अनुपात में बांटती है। अगर त्रिभुज की कोई एक ऐसी रेखा खींच रहे हैं जो इन दोनों को एक ही अनुपात में बांटती है, तो आपको सिद्ध करना है कि यह दोनों समांतर होगा कि ये चीज आपको चेक करना है। यदि त्रिभुज की कोई यदि यदि कोई रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है, एक ही अनुपात में बांटती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के समांतर होती। हमने कहा कि ए बी सी और ये डी और ये त्रिभुज है। अब हम ये कह रहा है कि जो डी है वह ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में बांट रही है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे, बराबर नहीं, समांतर। ठीक है, हम एक काम कर लेते हैं। ठीक, हमें क्या सिद्ध करना है, दिया है, क्या दिया है, एडी बटा डीबी और ए बटा ईसी, ये दिया है ना, बोला है वो कि एक अनुपात क्या है, बराबर है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो डी है वो पैरेलल होगा किसके, डीसी के। इसको करना है। अब एक काम करिए आप, मान लेते हैं हम कि जो डी है ना वो एक अनुपात में नहीं बढ़ रहा है, या ये डी यहाँ ई यहाँ पे नहीं है, हम ई को मान लेते हैं ई कहां पे पहुंच गया, यहाँ पे। ठीक है, मान सकते हैं ना हम कि ई जो है, ई के स्थान पर हम क्या मान लिए हैं, ई डैश। तो इसको अगर हम चाहे तो देखने टुकी है ना, देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, चलिए आपका यहां पर हम देख लेते हैं। माना डी ई के स्थान पर, माना डी ई के स्थान पर डी ई डैश ए बी एवं ए सी को एक ही अनुपात में बांटती है, एक ही अनुपात में बांटती है। क्या क्या हमने लिखा कि जैसे हम डी लिखे थे ना, यहाँ पे हमने ये देखा कि डी नहीं भाई, क्या है, डी ई डैश है, डी ई डैश है, यह एक अनुपात में बांट रही है, हम नहीं मान रहे कि डी बांट रही है। दूसरे हमने लिखा है कि माना डी के स्थान पर डी ई डैश ए बी एम ए सी को एक ही अनुपात में बांटती है, तो क्या हो जाएगा, तो अब यहां पर हो जाएगा ए डी बटा डी बी बराबर ए ई डैश बटा में ई डैश सी। ठीक है, इतना लिख सकते हैं ना, जैसे इस प्रकार लिख सकते हैं हम यहाँ की एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी। अब बात यहाँ पे आ जाती है बाबू कि हमें इस रेखा को देखना है कि ये रेखा हमारा सही से सिद्ध हो जाए कि ई डैश और ई क्या है, एक ही है, तो दोनों क्या है, एक ही है। तो इसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा, तो इसके ले लेंगे चूंकि ए ई बटा ई सी, ए बटा ई सी। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम एक काम करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई रेखा खींचा, ठीक है, यहाँ पे दे दिया ए, यहाँ बी, चलो बी यहाँ पे देते हैं, बी यहाँ पे दे दिया हमने, और यहाँ पे डी है, यहाँ पे हमने सी लिख दिया। ठीक है, ये कोई
देखिए हम ये देखेंगे कि ए से ई की दूरी, ई से सी की दूरी बराबर किसके हो जाएगी, ए से ई डैश और यहां से ये, इनकी दूरी आपस में क्या नहीं चाहिए बराबर, तो अनुपात भी बराबर होगा। तो हमने लिखा ए ई बटा ई सी और ए ई डैश बटा में ई डैश सी, ये आपका आना चाहिए। दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, एक मिनट बता दे रहे हैं। देखिए आप यहां समझ लीजिए, हमने ये मान लिया कि क्या था, डी जो था वो दोनों को एक ही अनुपात में बांट रहा है, इसलिए इसका अनुपात हमने लिख दिया बराबर। अब हमने दूसरी बार ये माना कि हम ई को नहीं मानते हैं, ई डैश को मानते हैं, यह बांट रहा है बराबर में, तो हमने उसके हिसाब से लगा दिया। अब बात यह है कि जहां डी था पहले वहां डी अभी भी है, बदला कौन है, ई। तो जब ई बदल गया है तो हम किसको चेक करेंगे, इसी लाइन को चेक करेंगे ना। तो इस लाइन को चेक करेंगे तो मतलब यह है कि ए ई बटा ई सी का जितना मान आएगा उतना ही मान ए ई डैश बटा में ई डैश सी। आप यहां से समझिए कि एडी बटा डी बराबर ये है, ठीक, और एडी बटा डी बराबर ये है। तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि समीकरण एक और, देखिए समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से लिख दीजिए इसको। ये समीकरण नंबर एक हो गया और ये समीकरण नंबर, तो देखिए एडी बटा डीबी इसके बराबर था, अब एडी बटा डीबी इसके बराबर है। तो अगर यही दोनों चीजें बराबर हो रही हैं तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, हो जाएंगे ना। इन दोनों को हमने आपस में बराबर लिख दिया है। अब हमने लिखा कि दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं हम, एक जोड़ रहे हैं। तो जब दोनों पक्षों में हम एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसी लॉस कर लीजिए, इसी क्या हो गया लॉस। तो ए ई प्लस इसी बराबर ए ई डैश प्लस ई डैश सी बटा में ई डैश सी। अगर आप देखें ध्यान से कि ए से ई और ई से सी को जोड़ेंगे तो ए सी नहीं मिलेगा, हाँ, यहां से यहां तक की दूरी और प्लस यहां से यहां की दूरी, तो टोटल दूरी कितनी है ए सी। तो ए सी बटा ई सी, ए सी बटा ई सी बराबर हो जाएगा ए सी बटा ई डैश सी, ए सी से कैंसिल, तो एक बटा ई सी बराबर एक बटा में ई डैश, पलटी मारेगा दोनों बराबर हो जाएगा, ई सी बराबर हो जाएगा ई डैश सी के। अब ये बताइए कि ये कैसे बराबर हो गया, ये संभव नहीं होना चाहिए क्योंकि हम ई डैश को इधर लिखे हैं, ई को इधर लिखे हैं। तो ये संभव कब होगा, जब ये दोनों एक ही बिंदु पर होंगे, ठीक है। लिख देंगे ये ई सी बराबर क्या हो जाएगा ई डैश सी, ई से सी की दूरी ई डैश सी से दूरी के बराबर है। तो लिखेंगे यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब ई बराबर होगा ई डैश के, ई बराबर होगा ई डैश के, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा, डी जो है पैरेलल हो जाएगा किसके, बीसी के, इति सिद्धांत, इति सिद्धांत। हमने ये माना था ना कि देखिए अगर डी पैरेलल है तो ये हो जाएगा। इसके हिसाब से हमें एक चीज थोड़ा सा छूट गया है, इसको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से एक पोर्शन लेकर के यहाँ से यहाँ लिख दे रहे हैं कि जब हम इसको मान रहे हैं तो ये ले लेंगे ना कि डी ई डैश पैरेलल हो जाएगा बीसी के, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब अनुपात इसका बराबर हो रहा है तो ये रेखाएं आपस में समांतर होंगी, हालांकि ये सही नहीं था, बस हमें यहाँ पे चीज नोट कर लेना है इसके ऊपर। तो क्या सीधा आया, डी पैरेलल होगा बीसी के, यह भी पैरेलल हो सकता है क्योंकि ई डैश ई के बराबर है। इसके ऊपर यहाँ से देखिए ये वाला लाइन लिख लीजिएगा, यहाँ से ऐसे यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए इसी लाइन में आपको लिख लेना है, ठीक है। तो एक बार और इसको देख लिया जाए ताकि अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए हमने डी को अगर लिखा है यहाँ पे तो बीसी के पैरेलल माना है,
क्योंकि हमने लिखा है कि ए डी बटा डी बी और ए बटा ई सी अनुपात बराबर है, तो ये रेखा इस रेखा के समांतर होगी। फिर हमने ये मान लिया कि हम नहीं मानते हैं कि डी जो है इसके पैरेलल है, हम नहीं मानते हैं कि डी इसके पैरेलल है, हम मानते हैं कि डी ई डैश पैरेलल है, डी ई डैश पैरेलल है, तो हमने इसको ले लिया पैरेलल के रूप में। अब हमने ये देखा कि एडी बटा डीबी के बराबर इतना था, अब नए वाले में एडी बटा डीबी के बराबर दूसरा आ गया, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। इन दोनों को हमने बराबर लिख दिए, फिर दोनों पक्षों में 1 जोड़ दिया। जब दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे तो लसा लिया हमने, यहाँ पे क्या ले लिया है, लसा, इसी लस हो जाएगा ना, तो ए ई प्लस ई सी, और यहाँ पे ई डैश सी एलसीएम लिए हम, तो ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई और इसी को जोड़ेंगे, देखिए ए से ई और ई से सी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ए सी ही आएगा, ए सी, और ए से ई डैश और ई डैश से सी जोड़ेंगे तो फिर बात वही आएगी, ठीक। तो ए सी से सी क्या हो गया, कैंसिल। अब 1 बटा ई सी बराबर हो गया 1 बटा ई डैश सी के। अगर इसको पलटी मारेंगे तो ई सी किसके बराबर हो गया, ई डैश सी के। अब ये दोनों कब बराबर होंगे, देखिए सी दोनों में है, सी दोनों में है, तो सी से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, एक ई से और एक ई डैश से। तो ये तभी बराबर हो सकता है जब दोनों का मान क्या हो, 1 हो। इसलिए ये तभी संभव है जब ई बराबर हो ई डैश के। तो जब ये ई डैश, ई और ई डैश के बराबर हो जाएगा तो जो हम ये माने थे कि डी डैश, लिखे थे ना हम कि डी ई डैश पैरेलल होगा किसके, डीसी के, तो उसकी जगह क्या हो सकता है, डी पैरेलल हो सकता है डीसी के, ठीक है। तो ये आपका प्रमेय दूसरा था, ठीक है। अब अगले क्लास में क्वेश्चन हम इसका सॉल्व कर लेंगे।